हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका आपकी अपनी एक नई क्लास में, फिजिक्स में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल पे आपको जो है वो सारे कंटेंट उपलब्ध हैं जिसकी मदद से आप जीएस की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी जो है जो भी तैयारी है उसको अच्छा बनाएं। हर टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट में विषय हैं, चाहे कोई भी विषय हो आप उसको देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसको देख के अपनी तैयारी को मजबूती दें। कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट करें। और हमें नहीं लगता कि आपकी तैयारी के स्तर पे जो है कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चैनल पे उपलब्ध नहीं है। हर विषय में वनडे एग्ज़ाम से लेके जो है सिविल सर्विस की जो भी यूपी पीएससी की परीक्षा है या आपकी बीपीएससी की परीक्षा है, स्टेट पीसीएस की जो परीक्षा है, उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और कहीं से भी कोई सवाल छूटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी वीडियो देख के आप ये चीज़ जो है अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक का वीडियो देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना जो है कोर्स में है, आपके कितने सिलेबस में है वो पढ़ाया गया है और कौन सी चीज़ छूट रही है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं दोस्तों। आइए मैं जो है शुरू करता हूँ अपनी फिजिक्स की क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों ऊष्मीय प्रसार है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम लोग ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था ऊष्मीय प्रसार के बारे में, टॉपिक शुरू हो गया था, कुछ चीजें डिस्कस हुई थी। ऊष्मा के माध्यम से क्या होता है, पदार्थों का प्रसार होता है। अब आपको दोस्तों पदार्थों में पता है कि तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तीनों में ऊष्मीय प्रसार होता है लेकिन समान रूप से नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार किसमें होता है? गैसों में सबसे अधिक। उसके बाद किसमें होता है? उसके बाद द्रव में होता है। इसके बाद किसमें होता है? द्रव में होता है। और सबसे कम ऊष्मीय प्रसार किसमें होता है? ठोस में। सबसे कम ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? ठोस में होता है। अच्छा, ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है और क्या फर्क पड़ता है पदार्थ पे? ऊष्मीय प्रसार जब होता है तो जो भी पदार्थ होता है उसके अणुओं के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है अणुओं के बीच, पदार्थ के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, ये क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? ये दूरी बढ़ जाती है, मतलब विरलता आ जाती है। ये सबके साथ होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो। तो ये जो है प्रसार किसमें सबसे अधिक होता है? आपने देख लिया, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। जल में भी प्रसार होता है। जल क्या है? द्रव है दोस्तों। जल और सिल्वर आयोडाइड, मैंने उदाहरण बताया था आपको। जल और सिल्वर आयोडाइड में प्रसार जो होता है उसमें ये असामान्य रूप से होता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं अणुओं के बीच दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है? आयतन में क्या होता है? विस्तार होता है। आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा हर पदार्थ के साथ संभव नहीं है। जैसे जल के साथ क्या होता है? जल के साथ क्या होता है? अगर जल की बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसके ताप को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? इसके ताप को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? देखिए, द्रवों में जब भी ऊष्मीय प्रसार होता है या वो गर्म किए जाते हैं तो द्रव में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? द्रव में क्या होता है? इनका ताप बढ़ाने पे क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? अब इसमें देखिए, जब आप पानी को या सिल्वर आयोडाइड को ताप बढ़ाएंगे इनका, तब इनका क्या होगा? संकुचन होगा।
क्या होगा दोस्तों? संकुचन होगा। क्लियर हुआ? द्रवों में जब आप ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा? संकुचन होगा। जल का कितने डिग्री पे बात हो रही है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तापमान जल का बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा? संकुचन होगा। अगर जल की जगह कोई और द्रव होगा तब क्या होगा? संकुचन नहीं होगा बल्कि प्रसार होगा। सिल्वर आयोडाइड के साथ क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, इसके साथ क्या होता है? इसके साथ अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाएंगे तब इसका क्या होगा? संकुचन होगा। क्लियर हुआ? देखिए ये एकदम असामान्य प्रसार है, ऊष्मा का असामान्य प्रसार है। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं इसके आगे की चीजों को कि जल का जो असामान्य प्रसार है ये कैसे होता है, क्यों होता है। आइए इसको समझा जाए थोड़ा सा। चलिए, जल का असामान्य प्रसार, जल का असामान्य या एबनॉर्मल असामान्य प्रसार। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आपको पता है कि सभी द्रव अगर गर्म किए जाएंगे, गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? आयतन में बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे द्रव हैं, इनको अगर उसमें प्रसार इनको दिया जाए या गर्म किया जाए तो आयतन इनका क्या होगा? बढ़ेगा, प्लस होगा। जल के साथ सिचुएशन अलग होती है, यहाँ यही आपको देखना है। जल को जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा? आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा दोस्तों? घटेगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करेंगे, तब क्या होगा? तब सामान्य स्थिति आ जाएगी और द्रवों की तरह। आयतन क्या होगा? अब आयतन क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब इसको गर्म करते हैं तब आयतन बढ़ेगा, जैसा कि सामान्य द्रवों में होता है। मतलब इसका ये हुआ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्या होगा? गर्म करने पर इसका ताप जैसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे तो घनत्व कम होता जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन 0 डिग्री से अगर 4 डिग्री तक गर्म करेंगे, ये अगर परास में आप इसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन हमेशा क्या होगा? घटेगा। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? इसीलिए कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। समझ में आई बात? इसीलिए जल का असामान्य प्रसार इसको कहते हैं। तो ये क्या है? जल का असामान्य प्रसार। क्लियर हुआ? चलिए, ये बात समझ में आ गई। आइए दोस्तों, अब देखते हैं दैनिक जीवन पर इसका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, दैनिक जीवन पर इसका क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ठंडे प्रदेशों को आपने देखा होगा, तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? जो तालाब होता है या झीलें होती हैं वो जम जाती हैं। बहुत अच्छा नज़ारा होता है, आपने देखा होगा। जो झील होती है, नदी होती है, उसका पूरा पानी जम जाता है। मतलब आप उस पर टहल के पार भी कर सकते हैं। जिस समय पानी उसमें रहता है उस समय तो वो स्थिति नहीं होती, लेकिन जब ठंडी पड़ती है, जब काफ़ी ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो आप नदी को खड़े खड़े पार कर सकते हो। सारा पानी जो है जम जाता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है। जल का सामान्य प्रसार देखिए, ये देखिए ऊपरी सतह है दोस्तों, ये नदी थी कभी, ये नदी की निचली सतह है। ये कभी नदी, बहती हुई नदी थी। जब ये जो है टेम्परेचर इसका कम हो जाता है तो ऊपर की एक परत, मान लेते हैं यहाँ की परत, ये क्या होती है? जम जाती है। क्या होती है? जम जाती है। तो ये क्या होगी? बर्फ बन जाएगी, सख्त हो जाएगी।
लेकिन यहाँ क्या होगा, ये द्रव अवस्था में रहेगी, द्रव अवस्था में अर्थात पानी की अवस्था में। ये किस अवस्था में रहेगी, बर्फ की अवस्था में। इस कंडीशन में क्या होगा, ये ठोस हो जाएगी और ये क्या होगी, द्रव रहेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा पानी का सामान्य प्रसार की। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है। अच्छा, पानी और बर्फ की बात अगर की जाए दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, पानी का आयतन अधिक होता है या बर्फ का आयतन अधिक होता है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। पानी और बर्फ में याद रखिएगा बर्फ का आयतन अधिक होता है दोस्तों, पानी का आयतन कम होता है। मतलब अगर एक गिलास में पूरी तरह से बर्फ भरी हो, अगर उसको पिघलाया जाए तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। आयतन में पानी कम होता है और बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी एक उदाहरण से बहुत स्पष्ट कर देंगे, कभी नहीं भूलेगा आपको। अब देखिए ये बर्फ है, जमी हुई बर्फ है। तो मछलियाँ होती हैं कैसे जीवित रहती हैं, मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं? ठंडे प्रदेशों में भी पानी तो जम जाता है, तो नीचे मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं? तो उसका कारण ये है दोस्तों कि जो मछलियाँ होती हैं ये नीचे वाले जल में जीवित रहती हैं, और जो ऊष्मीय प्रसार होता है इसमें जो ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, ये ऊपर से शुरू होती है। मतलब ऊपर चूंकि टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर की हवा के संपर्क से ऊपर का पानी जम जाता है तो ये बर्फ हो जाता है, और नीचे पानी नहीं जमने पाता, नीचे लिक्विड रहता है पानी या द्रव अवस्था में रहता है, तो मछलियां यहाँ सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, इसी में जल का समान प्रसार देख लीजिए कि एक परत बर्फ हो गई है और एक परत पानी की अवस्था में बनी हुई है। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो पानी होता है वहां पर मछलियां जीवित रहती हैं। आपने देखा भी होगा कि जब जो है ऊपर वाली सतह जो बर्फ है टूट जाती है या उसको तोड़ देते हैं तो नीचे, या उसमें से देखते भी रहते हैं कि मछलियां नीचे तैर रही हैं, या उसको तोड़ देते हैं तो पानी नीचे से आ जाता है। मतलब ऊपर केवल बर्फ की एक परत होती है, नीचे क्या होता है, पानी होता है तरल रूप में। क्लियर हुआ? तो ये जो है ऊष्मा का प्रसार है, और यहाँ पर ये उदाहरण किस चीज का है, जल के असामान्य प्रसार का। असामान्य किसके प्रसार का, ऊष्मीय प्रसार का, जल के असामान्य ऊष्मीय प्रसार का। चलिए समझ में आ गया दोस्तों इस उदाहरण से। अब एक उदाहरण और हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में आपको क्या देखना है दोस्तों, जाड़े में, सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जो पाइप होता है, नल की पाइप, तो जो नल की पाइप होती है जिसमें से पानी होके गुजरता है, वो पाइप फट जाते हैं। क्या होते हैं, फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए ये पाइप है, इसमें से होके पानी आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम हो गया और ये जो पानी इसमें से फ्लो कर रहा है ये क्या हो गया, जम गया, अर्थात क्या बन गया, बर्फ बन गया। अभी आपने समझ लिया है पीछे। पानी का आयतन क्या होता है दोस्तों, पानी का आयतन बर्फ के आयतन से अधिक, याद रखिएगा, अधिक होता है। पानी के आयतन से बर्फ का आयतन अधिक होता है, या कहिए पानी का आयतन बर्फ के आयतन, पानी का आयतन जो होता है बर्फ के आयतन से कम होता है। देखिए उल्टा बोल दिया मैंने, पानी का आयतन जो होता है बर्फ के आयतन से क्या होता है, कम होता है। मतलब वही बात हो गई कि बर्फ का आयतन ज्यादा है, पानी का आयतन कम है। यही मैंने पीछे भी बताया। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, बोलने में चीजें मिस हो सकती हैं, लेकिन तुरंत आप इसको क्लियर कर लीजिए। बर्फ का आयतन अधिक है, बर्फ का आयतन अधिक है, पानी का आयतन क्या है, पानी का आयतन कम है, कम है। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? ठीक है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पाइप में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब पानी इसमें फ्लो कर रहा है तो पानी का आयतन जितना है उतना तो है ही। अगर ये बर्फ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जम गया, तो आयतन बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा है। तो उतना ही पानी अगर वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया, ये जम गया, तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अब पाइप तो इतनी ही है, पाइप का साइज तो एडजस्ट हो नहीं जाएगा भाई। रबर की पाइप तो है नहीं कि चलिए बर्फ जमता गया और जो है आयतन बढ़ता गया, बर्फ पानी का जैसे बर्फ के रूप में आयतन बढ़ा तो रबर की पाइप का भी आयतन उसी के साथ बढ़ता चला गया, ऐसा तो है नहीं। तो लोहे की पाइप जो होती है क्या होती है, वो तो एक साइज में होती है। तो जब इसमें बर्फ जमेगी, आयतन बढ़ेगा उसका, तो ये पाइप फट जाती है। ठीक है, ये किस लिए फटती है, क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। कभी मत भूलिएगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये उदाहरण समझ में आ गया आपको। यह है जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। चलिए दोस्तों, ये उदाहरण पूछता है, इसको एकदम क्लियर समझ के पढ़िएगा। चलिए, पानी क्या होता है, सिकुड़ने की बजाय क्या होता है, फैल जाता है, मतलब आयतन इसका बढ़ जाता है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो हो गया दोस्तों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब एक नया टॉपिक फिर से ऊष्मा में ही, ऊष्मा का संचरण देखते हैं। ऊष्मा जो है कैसे संचरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, जाती है। तो अब हम जो है पढ़ेंगे दोस्तों नया टॉपिक, बिल्कुल एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, ऊष्मा का संचरण। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा कैसे संचरित होती है यही हम देखेंगे। ठीक है, तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संचरण क्या है दोस्तों, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ये क्या है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा संचरण। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इसकी तीन विधियां हैं, ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं। तो इसकी तीन विधियां हैं, इसकी तीन विधियां हैं। सबसे पहली विधि क्या है दोस्तों, चालन। दूसरी विधि क्या है, संवहन। और तीसरी विधि जो है इसकी विकिरण। ऊष्मा संचरण की तीनों विधियां क्या क्या है, चालन है, संवहन है और विकिरण है। आइए एक एक करके इनको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके उनको देखा जाए। सबसे पहले हम चालन देखेंगे, ऊष्मा का संचरण। इसमें जो पहली विधि है वो है दोस्तों चालन, कंडक्शन जिसको कहते हैं। पहला है चालन, इसको कहेंगे कंडक्शन, कंडक्शन को चालन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बिना स्थान परिवर्तित किए हुए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, अणुओं से मिलके बना है। जैसे ये पदार्थ है, ये अणुओं से मिलके बना है, इसमें देखिए ये सारे अणु हैं। कोई भी पदार्थ बिना स्थान परिवर्तन किए हुए, या कोई पदार्थ के अणु बिना स्थान परिवर्तन किए हुए उसमें प्रसार करते हैं इस विधि से, तो क्या होता है, इसका एक अणु, इसके एक तप्त अणु, मतलब ऊष्मीय अणु, जो ऊष्मीय ऊर्जा है इसमें, बिना स्थान परिवर्तित किए हुए दूसरे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होता है, ये ऊष्मा इसमें आ गई, उसके बाद ये अणु अपनी ऊष्मा दूसरे अणु को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन स्थान परिवर्तित नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो रहेगा अपने स्थान पर। केवल तप्त अणु जो है अपनी ऊष्मा दूसरे अणु को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह जो है ऊष्मा आगे बढ़ती चली जाएगी और पूरी तरह से वो वस्तु क्या होगी, गर्म हो जाएगी। मतलब क्या होगा, बिना स्थान परिवर्तित किए हुए पदार्थ के जो तप्त कण होते हैं, ये अपनी ऊष्मा बगल वाले कणों को दे देते हैं और धीरे धीरे पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। जैसे ये इसको दे दिए, अब ये इस अणु को अपनी तप्त ऊष्मा देगा, ये इस अणु को देगा, ये अपने बगल वाले को देगा, ये अपने बगल वाले को, धीरे धीरे अपने बगल वाले को देते देते जो है ये स्थिति आएगी
कि पूरा पदार्थ जो है ऊष्मीय हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन पदार्थ के जो अणु हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। केवल वो तप्त अणु अपनी ऊष्मा जो है बगल वाले अणु को ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब कंफ्यूजन मत रखिएगा। इसमें पदार्थ के जो अणु, चालन विधि में पदार्थ के जो अणु है अपना स्थान नहीं छोड़ते, केवल अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु को प्रदान कर देते हैं और धीरे धीरे पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। एकदम क्लियर परिभाषा हो गई चालन की या कंडक्शन की। इसमें पदार्थ के अणु अपनी तप्त ऊष्मा बगल वाले अणु को दे देते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है और पूरा पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है, लेकिन पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। क्लियर हुआ? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब यह है कि इस विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब माध्यम होगा तभी तो माध्यम के कण होंगे, बिना माध्यम के तो संभव ही नहीं है। ठीक है, माध्यम होगा, माध्यम के अणुओं की बात हो रही है जो अपनी ऊष्मा बगल वाले कणों को दे देते हैं। क्लियर हुआ? एक चीज तो यह है कि माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात, माध्यम के तप्त कणों का जो है स्थान परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि माध्यम के अणुओं का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ठोस में जो होता है, सॉलिड में दोस्तों इसी विधि से क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। जो ठोस होते हैं, ठोस और पारे, ठोस और पारा में जो ऊष्मा का जो है संचरण होता है वो इसी विधि से होता है, चालन विधि से। क्योंकि आपको पता ही है, लोहे की एक छड़ है, लोहे की छड़ के एक सिरे को आप गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो गर्म सिरा जो है धीरे धीरे अपनी गर्मी दूसरी तरफ भी देना शुरू कर देता है। अब यहाँ समझिए, अपने आग में लोहे को डाला हुआ है, ठीक है, आग में लोहे के एक सिरे को डाला हुआ है, वो तप्त हो रहा है, खूब तेजी से तप्त हो रहा है, लेकिन वो क्या है, उसके अणु अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं कि वो फट जा रहा है या फैल जा रहा है। तो फैलेगा तब जब आप उसको पीटेंगे, जब बहुत ज्यादा तप्त हो जाएगा, लिक्विड अवस्था बदल जाएगा, तब की बात अलग है। लेकिन उसमें क्या होगा, ऊष्मा का प्रसार कैसे होगा, संचरण कैसे होगा, उसके जो अणु होते हैं वो क्या करेंगे, चालन विधि से अपने दूसरे बगल वाले अणु को ऊष्मा देंगे, वो उसके बगल वाले अणु को देंगे। तो अगर आप यहाँ पर जो है उसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ हाथ लगाएंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि ऊष्मा का जो है संचरण धीरे धीरे हो रहा है, एक अणु से दूसरे अणु तक, और पूरी वस्तु गर्म हो रही है। धीरे धीरे टाइम आएगा, पूरी छड़ गर्म हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा का संचरण हो चुका है चालन विधि से, कंडक्शन विधि से ऊष्मा का संचरण पूरे छड़ में हो चुका है। समझ में आ गया आपको? लेकिन छड़ तो वही बनी होती है, उसके अणु वही होते हैं, केवल ऊष्मा का संचरण हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ठोस में और पारे में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो इसी विधि से होता है, कंडक्शन प्रोसेस से होता है, कंडक्शन सिस्टम से होता है, चालन विधि से होता है। समझ में आई बात? अब पदार्थ में जो देखिए चालन से ऊष्मा का संचरण जो होता है, ऊष्मा का ये जो संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता, या क्या कहेंगे इसको, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। यही जो चालन विधि से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता, जैसे विद्युत की चालकता होती है वैसे ये ऊष्मा की चालकता है या थर्मल कंडक्टिविटी है। समझ में आई बात? ठीक है। उसी की तरह ये भी जो है ऊष्मा की चालकता की बात, जैसे विद्युत में आप देखते हैं विद्युत का चालन होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत चली जाती है, अगर वो चालक पदार्थ होता है, तो उसी तरह ऊष्मा की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब ये क्या करता है, ये कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है इस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर जो है पर ऊष्मा चालकता क्या होती है, निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु ऊष्मा चालक है कि नहीं, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा।
उष्मा, पदार्थ की प्रकृति पर उष्मा चालकता क्या करती है, निर्भर करती है कि उसकी उष्मा चालकता कितनी होगी, अधिक होगी या कम होगी। किस पे डिपेंड करेगा, उस जो है मटेरियल के नेचर पे निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, चालन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। ठीक है, चलिए चालन तो समझ में आ गया। अब इससे एक शब्द निकला चालक। चालक क्या, चालक या कंडक्टर। कंडक्टर, अब कंडक्टर है क्या, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को जाने दे। अब चालन आप समझ ही गए, एक पदार्थ के अणुओं के आपस में उष्मा के जो है ट्रांसफर से क्या होता है, चालन संभव होता है, जो कि अधिकतर ठोसों में ही होता है और पारे में होता है। अब यही जो पदार्थ है जिसका उदाहरण लेके हम समझ रहे हैं, यही पदार्थ क्या है, चालक है, जो अपने से उष्मा का प्रसार होने देता है। ये लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है जो क्या है, ठोस है या सॉलिड है, सॉलिड है। तो ये क्या है, ये अपने में से होके उष्मा का प्रसार होने दे रहा है, संचरण होने दे रहा है, उष्मा का संचरण होने दे रहा है, संचरण होने दे रहा है अपने में से होकर। तो जाहिर सी बात है क्या है, ये विधि क्या है उष्मा संचरण की, चालन है। और ये जो पदार्थ है दोस्तों, ये क्या है, चालक है। मतलब जो पदार्थ अपने में से होकर उष्मा को संचरित होने देते हैं आसानी से, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं या कंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर हुआ, एकदम सरल भाषा में समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर एक बार आपने समझ लिया तो। चालक समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये चालक कहते क्यों है नहीं, ये तो आपको पता ही है कि अगर उष्मा का जो है चालन इनसे होके हो रहा है या संचरण अच्छे से हो रहा है, तभी जो है इनको चालक कहेंगे। तो इनकी जो उष्मा चालकता होती है, स्वाभाविक सी बात है वो अधिक होती है। चालकों की उष्मा चालकता, चालकों की ऊष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है अधिक होती है। जाहिर सी बात है अधिक होगी तभी ये अपने में से होके उष्मा का संचरण आसानी से करने देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए क्या क्या होती है चालक, सबसे अच्छी चालक वस्तुएं क्या क्या होती हैं। एक तो मनुष्य का शरीर ही समझ लीजिए सबसे खतरनाक है। मनुष्य का शरीर उष्मा का चालक है, विद्युत का भी चालक है। ठीक है, एक उदाहरण हो गया मनुष्य का शरीर। दूसरा, सभी धातु, जितनी भी धातु होती हैं, सभी धातु, सभी धातु, जो भी जल होता है लेकिन अम्लीय, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय जल, यहाँ नोटिस करिएगा, केवल जल नहीं, अम्लीय जल जो होता है वो चालक होता है। समझ में आया। ठीक है, ये उष्मा के सबसे अच्छे चालकों में से है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो अम्लीय जल हो, या सारी धातुएं, जो भी धातु में आएगी वो सारी धातुएं उष्मा की चालक होती हैं। समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ठीक ठीक समझ में आ गया। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कुचालक, क्या कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो कुचालक हैं। आइए देखते हैं कुचालक, कुचालक या बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर मतलब जो बुरे चालक होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिनमें जो है चालन आसानी से नहीं होता या कठिन होता है, बहुत कम होता है, वो बैड कुचालक है। जब कुचालक आप अच्छे से समझ गए तो बैड जो है कंडक्टर या कुचालक अच्छे से समझ जाएंगे। चालक अच्छे से समझ गए तो कुचालक समझना मुश्किल नहीं। मतलब जिनसे होके उष्मा का संचरण अच्छे से नहीं होता, चालन अच्छे से नहीं होता, वो कुचालक कहे जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कुचालक हैं, जैसे लकड़ी है, अब लोहे की छड़ है, जैसे लोहे की छड़ है, या कोई भी ऐसा टूल है जिसमें लोहा लगा है, आप उसको आग में डाल दीजिए, चालन विधि से वो पूरा गर्म होने लगेगा, एक टाइम बाद वो पूरा गर्म हो जाएगा। लेकिन लकड़ी का हत्था लगा दीजिए उस पर
और लकड़ी के हत्थे को आप अगर पकड़े हैं तो आप देखते होंगे आप सुरक्षित हैं, आपका हाथ जलेगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा, इसलिए हम इसको कुचालक कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जो है बिल्कुल उष्मा का संचरण नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, नाम मात्र का, नगण्य होगा। तो लकड़ी आप समझ ही रहे हैं, लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। ये कुचालक इलेक्ट्रिक के लिए भी होती है, उष्मा के लिए भी होती है। ठीक है, समझ में आया। कांच है, कांच भी क्या है, उष्मा का कुचालक है। वायु है, गैसें हैं, सिलिका है, सिलिका, ठीक है। कपड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, कपड़ा, ऊन, कपड़ा और ऊन, रबर। अब रबर का देखिए, रबर का आप जो है हैंडल में अगर रबर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, उष्मा का संचरण नहीं होगा। ऊन है, कपड़ा है, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा, ऊन, रबर, ये सब बहुत ध्यान से समझिएगा, उदाहरणों में पूछता है और अभी देखिए प्रश्न बनेगा। ठीक है, कुचालक ये होते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऊन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। ऐसा क्यों होता है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो भेड़ें होती हैं या बकरियां होती हैं, उनकी जो है, उनके जो भी फर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें स्वेटर कहते हैं, या ऊनी वस्त्र जो होते हैं। अब आपने देखा होगा कि सर्दियों में इनसे हमें जो है उष्मा हमारे शरीर में बची रहती है, हमें ठंडी नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है, वो इसी सिद्धांत से संबंधित है। होता क्या है कि आपके शरीर की उष्मा जो होती है वो निकल नहीं पाती, ये उष्मा रोधी होते हैं, और इनके रेशों के बीच क्या होता है, हवा फंसी होती है। अब हवा फंसी रहेगी तो आपने देखा वायु क्या है, उष्मारोधी है, उष्मारोधी है, या क्या है, ये कुचालक है। तो शरीर की जो उष्मा है वो बाहर नहीं निकलने पाती, ये कवर किए रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, हमारा शरीर गर्म रहता है। या आपने जैकेट देखा होगा, बहुत अच्छी अच्छी जैकेट जो होती है, महंगी होती है, उसके बीच में क्या होता है, लेयर होती है। मतलब पतले ही होंगे लेकिन वो 2 लेयर के होंगे, बीच में क्या होती है, हवा भरी होती है, हवा ऑटोमेटिक उसमें होती है बीच के लेयर में। तो जाहिर सी बात है आपके शरीर की जो उष्मा है वो वायु में फंस जाएगी, बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वायु अपने से होके जो है उष्मा को संचरित नहीं होने देती। बैठ कंडक्टर समझ में आ गया दोस्तों। अब तीसरा जो है उष्मारोधी, उष्मारोधी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ पुस्तकों में क्या है, केवल चालक है और उष्मारोधी। एनसीईआरटी में भी चालक और उष्मारोधी दिया है। आप इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, चालक, बुरे चालक या कुचालक, मतलब जिसमें बिल्कुल नाम मात्र का होता है, बहुत कम होता है, उनको कुचालक की श्रेणी में रख दीजिए। लेकिन जो उष्मारोधी में हम जिनको रखेंगे, ये मान के चलिए कि बिल्कुल ही जो है उष्मा का प्रसार नहीं होने देते। बात समझिएगा, मतलब ये बिल्कुल ही उष्मा का प्रसार नहीं होने देते। ठीक है, बुरे जो चालक होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो बुरे चालक होते हैं ये बहुत अच्छे जो है रोधी होते हैं, रोधी या रोधक, जिनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर कहा जाता है। बैड कंडक्टर आर गुड इंसुलेटर। ठीक है, बैड कंडक्टर आर गुड इंसुलेटर। जितने अच्छे जो है वो बैड कंडक्टर होंगे, उतने ही अच्छे वो क्या होंगे दोस्तों, अच्छे रोधी होंगे, रोधक होंगे या इंसुलेटर होंगे। क्लियर हुआ। चलिए, उष्मारोधी में वो आते हैं जो बिल्कुल उष्मा का प्रसार नहीं होने देते, अपने से होके उष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होने देते। जैसे एबोनाइट तत्व है, एबोनाइट पदार्थ है, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस, ये सब पदार्थ ऐसे हैं, ये क्या होते हैं, थर्मल इंसुलेटर। इनको क्या कह सकते हैं हम, थर्मल इंसुलेटर। ये बिल्कुल ही जो है उष्मारोधी हैं इनमें से होके, इसलिए 3 कैटेगरी हमने बांट दी। बैड कंडक्टर की हो गई, एक तो कंडक्टर हो गया, एक बैड कंडक्टर हो गया, एक क्या हो गया, थर्मल इंसुलेटर हो गया, पूरी तरह से उष्मारोधी, जिसमें एस्बेस्टस आता है, एबोनाइट आता है, ये सब पदार्थ आते हैं। तो आपको ये चालन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको दूसरी विधि बताएंगे, संवहन विधि। ठीक है, उष्मा संचरण की दूसरी विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो है संवहन विधि। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कोई समस्या है कमेंट में जरूर लिखें, उसका सवाल, उसके उत्तर को जो है हम
अगले वीडियो में ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।